ये हमारे बड़े फेमस कैंडोल हैं, नेमल खावर, हानिया आमिर, फहद मुस्तफ़ा, काली जनर, कृष्ण, सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ब्लॉगर्स हैं, ये सब ज़्यादा जाते हैं। कोई बंदा चेंज होकर आता तो हम कहते हैं इसने टीके लगवाए हैं। फीमेल्स नहीं, मेल्स भी बहुत आते हैं। और हमारे बड़े फेमस कैंडोल हैं, उनका बड़ा एक मशहूर डायलॉग है कि मेरा नाक जो है ना 15 लाख का। हानिया आमिर, उन्होंने भी बहुत से ट्रीटमेंट कराए हुए हैं। बुशरा अंसारी, वो भी बहुत बड़ा नाम है और वो ट्रीटमेंट्स कराते हैं। फहद मुस्तफ़ा वो कहते हैं कि वो उन्हें इंजेक्शन लगवा के अपने स्किन को गोरा किया है। पाकिस्तान में लोगों को क्यों एक चिट्टा या गोरा होने की रंग की पड़ी हुई है? हाँ, पाकिस्तान में तो फायदा ब्यूटी की क्रीम लगाएं और 2 दिन में गोरा अपने आप को पाएं। लेकिन वो उसके अंदर हैवी स्टीरॉइड्स होते हैं और वो स्किन को जला देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूएई में कितना गोरा आता है, कितने यूरोपियंस आते हैं समर में, और हम लोग समर में अंदर रहते हैं, वो लोग बाहर निकलते हैं बीच पे जाके टैनिंग करते हैं। बोटॉक्स, फिलर, कोई भी स्किन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट परमानेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका डॉक्टर कौन है। बहुत से फेसेस अगर आप देखें तो काली जनर का एक बहुत फेमस वीडियो थी कि उसने अंडर आई फिलर करवाया था इस एरिया में, एंड इट लुक्स वेरी बैड। कुछ लोग होते हैं हमारे हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, क्यों करवाया है ये। हाँ, मेल्स के अंदर ये बहुत कॉमन है, स्पेशली बोटॉक्स तो लाजमी कराते हैं। इसे लोग करते हैं, खासतौर हमारी आंटियाँ कि इनको चेंज कर लेना है, इस चीज़ को चेंज करना है, अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अलाउड। काफ़ी लोग कहते हैं ये हराम है। जो लोग करा रहे हैं वो करवा रहे हैं। जो एस्थेटिक डॉक्टर्स हैं, क्या ये खुद भी ट्रीट करते हैं अपने आप को? बिलबोर्ड लगा हुआ था गंजेपन की ट्रीटमेंट और डॉक्टर खुद गंजा था। पास जब सैंपल्स आते हैं ना, सबसे पहले हम अपने मुंह पे चेक करते हैं कि अच्छा ये सही है कि नहीं है। खुदारा प्लीज सनब्लॉक यूज क्या करें कि हम लोग के दिमाग में भी ये था गोरा रंग होना चाहिए, लड़की गोरी होगी तो शादी होगी। तो ये बहुत गलत बात है, इट्स लाइक कलर शेमिंग है। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि यू आर एजिंग बट एज ग्रेसफुली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एपिसोड। आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है। शी इज़ नॉट अ टिपिकल डॉक्टर, क्योंकि ये आपको ठीक नहीं करती, ये आपकी ब्यूटी को, आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं, इन्हेंस करती हैं, बिकॉज शी इज़ इनटू एस्थेटिक एंड डर्माटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट फील्ड से हैं और शी इज़ यूएई, और यहाँ पे ये अपना प्रोफेशन एज अ प्रोफेशनल चला रही हैं। प्लस इनसे आप ये भी पूछेंगे कि एज अ डर्माटोलॉजिस्ट या एज अ एस्थेटिक डॉक्टर आप इस फील्ड को कैसे यूएई के अंदर परसू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रबिया। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी बाय द वे। परफेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्थेटिक एंड डर्माटोलॉजिस्ट, मतलब एस्थेटिक डॉक्टर कौन होता है और डर्माटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? सी एस्थेटिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो मोस्टली कॉस्मेटिक्स की तरफ होते हैं, दे आर डूइंग इंजेक्टेबल्स और लोगों की ब्यूटी को इन्हांस करते हैं। और डर्माटोलॉजिस्ट जो है मोस्टली वो डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। लेकिन आजकल के मोस्टली डर्माटोलॉजिस्ट भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, लाइक दे आर डूइंग बोथ ट्रीटमेंट्स। लाइक जैसे मैं भी हूँ तो मैं एस्थेटिक और डर्माटोलॉजी दोनों को देख के चलती हूँ। तो एक सिंपल एक लेमैन की वे में कैसे आप समझाएंगे इसको? ब्यूटीफुल टू मेक ब्यूटीफुल जो लोगों को ब्यूटीफुल बनाते हैं डॉक्टर्स, वो एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। और इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सिर्फ इंजेक्टेबल्स कर रहे हैं, इसके अलावा स्किन ट्रीटमेंट्स भी होते हैं एस्थेटिक में। लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि अच्छा ये तो बस इंजेक्शन लगा रहे हैं, टीके ठोक रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती है। इसके अलावा आप स्किन ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं जिसमें एक्ने स्कार्स है, पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं अगर इसको इस तरह से समझूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बाल गिर रहे हैं, हाँ, तो आप जाएंगे डर्माटोलॉजिस्ट के पास, और अगर आप गंजे हो गए और आपने बाल लगवाने हैं तो आप जाएंगे एस्थेटिक डॉक्टर के पास। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए जो अब आप कह रहे हैं ना गंजे हो गए, उसके लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और उसके लिए जो है हमारे पास प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं, हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियंस भी होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अगर आप ये कहें कि, इसीलिए मैं बता रही थी कि एस्थेटिक और डर्माटोलॉजी आजकल एक कॉम्बिनेशन है। हर कोई, यानी जो डर्माटोलॉजिस्ट है वो भी ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि मुझे पिंपल्स हैं, तो वो आपको पिंपल्स का ट्रीटमेंट तो बताएगा, लेकिन आपको साथ ये भी बताएगा कि उसके साथ जो स्कार्स बने हैं वो कैसे ट्रीट होंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी को बोटॉक्स और फिलर्स कराने हैं तो वो एस्थेटिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं मोस्टली। ओके, ज़बरदस्त। तो आपका बैकग्राउंड क्या है और आप इस फील्ड में कैसे आई?
अच्छा, मैं तो मेडिसिन की तरफ ही थी और सर्जरी की तरफ मेरा कभी वैसे भी इस तरफ नहीं था, लेकिन आई वुड से कि हाँ, दुबई ने मुझे कंपेल कर दिया है कि मैं एस्थेटिक की तरफ चली जाऊँ, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कितने लोगों को पसंद है यहाँ पे कराना। मतलब बाकी कंट्रीज़ में अभी भी इतना ट्रेंड नहीं है, US UK में है, लेकिन UAE में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ बहुत ट्रेंड है। आई ऑलवेज से इट्स लाइक अ सलून नाउ डेज। हर आपको कॉर्नर पे एक एस्थेटिक क्लिनिक मिलेगा और लोग बोटॉक्स और फिलर करवा रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स की तरफ फोकस हैं। तो आपने मतलब यूएई में जब आई थी तो आपने पहली अपनी जॉब कहाँ पे स्टार्ट की थी? मैंने स्टार्टिंग जो थी वो DHS से की थी, कोविड में काम किया था यहाँ पे कोविड के पेशेंट्स के साथ, फिर कोविड वैक्सीनेशन लाइक गवर्नमेंट में डायरेक्ट काम किया था। फिर उसके बाद मैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काफ़ी जगह पे काम कर रही थी, और फिर देन आई चूज़ एस्थेटिक्स डिपार्टमेंट लाइक बिफोर 3 years ago। तो अभी मतलब मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए इधर यहाँ पे, तो 3 साल से मेरा अच्छा क्लाइंटल भी है। पहले मैं दुबई में काम करी थी, अब शारजा में काम कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी ग्रेट। अच्छा, तो मतलब आपको किस चीज़ से मोटिवेट किया कि आपने इसी फील्ड को परस्यू करना है? मोटिवेशन मुझे बाद में आई थी, जब मैं ऑलरेडी इस फील्ड में आ चुकी थी। मतलब शुरू में मेरा ये पैशन नहीं था, मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मैंने एस्थेटिक्स में जाना है। हम लोग को पहले पता भी नहीं था कि अच्छा ये कोई चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैं एस्थेटिक्स में आई और जब मैं कोई ट्रीटमेंट करती थी और लोग मुझे आके हक करते थे, थैंक यू बोलते थे कि थैंक यू सो मच, आपने हमें 5 साल यंगर बना दिया है, आपने हमारी स्किन ट्रीट कर दी है, पिगमेंटेशन को ट्रीट कर दिया, तो ये चीज़ ने मुझे और मोटिवेट किया कि आई शुड वर्क हार्डर। मैंने फिर और डिप्लोमास किए और चीज़ें की, रिसर्चेस की, ताकि नहीं आई हैव टू डू मोर, क्योंकि अगर आपको अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप और करें। सही। तो इस वजह से ज़बरदस्त। तो ये एस्थेटिक या इसकी जो ओरिजिन कहाँ से हुई थी, मतलब ट्रीटमेंट की? अच्छा, पहले तो एस्थेटिक्स का इतना नहीं था, बहुत साल पहले भी लोग करवाते थे, इतना नहीं था। लाइक मे बी आई वुड से कि 10-15 साल पहले भी था, लोग करवाते थे, बट इतना नहीं था। तो अब क्या हुआ कि डर्मेटोलॉजिस्ट मोस्टली थे, वो तो आपको पता, हम बचपन से ही कोई स्किन इशू है, रैशेज हुए, हम लोग जाते थे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को फिर जब इस चीज़ का आइडिया हुआ, स्पेशली एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम कोरिया। अगर आप देखें कोरियन पीपल, तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और उनकी स्किन ग्लास कोरियन स्किन होती है। तो मोस्टली कोरिया ने इसको प्रमोट किया है एस्थेटिक चीज़ों को। लेकिन अब क्या है कि कोरिया प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जा रहा है, और हम लोग अभी भी स्टिल उधर ही हैं थोड़ा सा। तो स्किन की तरफ कि अच्छा हम लोग एंटी एजिंग प्रोसीजर्स कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह फिर एनहांसमेंट होती रही है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 2 साल पहले कुछ और था, अब ट्रेंड्स कुछ और हैं, तो ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं एंड दे आर डेवलपिंग इन अ गुड वे। ओके, तो मतलब मोस्टली ये अभी भी कोरिया में है ज़्यादा, USA? अभी भी द मेन हब फॉर द एस्थेटिक ट्रीटमेंट इज इन कोरिया। अगर आप वहाँ जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ तो लाइक इट्स लाइक एवरी कॉर्नर देयर इज़ अ प्लास्टिक सर्जन सिटिंग ओवर देयर, और लाइक बहुत प्लास्टिक सर्जरी का तो इट्स लाइक ट्रेंड। और वहाँ पे जो हमारे इवन प्रोडक्ट्स भी बहुत सी कोरिया की होती हैं, क्योंकि दे आर अमेजिंग। इवन स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो वो आप कह सकते हैं कि हब ऑफ एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी इज़ कोरिया। उसके अलावा US UK में भी बहुत ट्रीटमेंट्स कराए जाते हैं, वहाँ पे भी इनका काफ़ी ट्रेंड है, लेकिन वहाँ थोड़े एक्सपेंसिव हैं, व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई पेशेंट्स। और UAE में भी अब है, लाइक आई वुड से कि 1-2 सालों के अंदर UAE विल बी द हब ऑफ एस्थेटिक्स, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे रुझान हो चुका है। तो लोग फिर दूसरी कंट्री से UAE में आते होंगे करवाने के लिए? ज़रूर आते हैं, मेरे पास बहुत सी पेशेंट्स हैं, लाइक जर्मनी से हैं, कनाडा से हैं, बहुत जगह से हैं जो वहाँ पे ट्रीटमेंट्स नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे आके करवा रहे हैं, बिकॉज इट्स चीपर, लिटिल बिट चीपर हेयर। और प्लस ये है कि कुछ लोग जैसे यहाँ टूरिस्ट हैं, यहाँ दुबई में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आर गोइंग फॉर दिस वन। अच्छा, टूरिस्ट खास तौर पर? हाँ, और लोकल्स भी यहाँ पे? लोकल्स तो ऑब्वियसली वो लोग भी करवाते हैं, लाइक हर नेशनलिटी, आई वुड नॉट से। इवन अब मेरे पास तो बहुत से पाकिस्तानी पेशेंट्स भी आते हैं, और मैं बड़ा खुश होती हूँ उनको देख के कि फाइनली कोई मेरे पास पाकिस्तानी पेशेंट आए जिसको मैं कोई बोटॉक्स या फिलर या कोई स्किन ट्रीटमेंट करूँगी। और मतलब नाउ उनके अंदर भी रुझान आ रहा है कि हमें इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देखें तो पाकिस्तान में आम लोगों को चीज़ का नहीं पता। आई थिंक एक्ट्रेस हो गए, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर जो
आपके एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वही आई थिंक करवा रहे हैं इस टाइम भी? ऐसे ही है एक्चुअली, इट कम्स विद अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो। मतलब अगर ये ट्रीटमेंट आप देखें तो ये इतने चीप नहीं है। अब हर कोई बंदा अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना पाकिस्तान में, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं फिर भी वो नहीं करवा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग के अंदर ना, मैं आपको बता रही हूँ कि हर कोई बंदा चेंज होकर आता तो हम कहते हैं इसने टीके लगाए हुए। हम लोग के एक बड़ी लेम वर्ड है ये वाला, टीके लगाए होंगे। ऐसी बात नहीं होती एक्चुअली। क्या होता है कि देखिए हम लोग सिर्फ बोटॉक्स, फिलर या इन्हांसमेंट, प्लास्टिक सर्जरी ये सब नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, पिगमेंटेशन को ट्रीट कर रहे हैं, एक्नी स्कार्स हो गए हैं, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम लोग उसको नहीं करते। हम लोग कहते हैं अच्छा जी उस बंदे ने ये चीज़ करा लिया ना तो इसका मतलब है कि उसने कुछ गलत काम ही किया। ऐसी बात नहीं होती है। आई रियली वांट कि पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत रुझान हो। दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स, लाइक शाइस्ता लोधी का क्लिनिक है, डॉक्टर सानिया जावेद हैं और बहुत से क्लिनिक्स हैं कराची में स्पेशली। दे आर रियली गुड और कुछ लोग कराते हैं। लेकिन वही बात आपकी फिर से, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ब्लॉगर्स हैं, ये सब ज़्यादा जाते हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रमोट। लेकिन अभी भी हमारे पब्लिक में इतना ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं है फोकस्ड हम। हाँ ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में फिर आपकी वाली बात के इसमें आपको पे ज़्यादा करना पड़ता है ट्रीटमेंट के हवाले से, और अवेयरनेस भी इतनी नहीं है। जिन लोगों के पास है फिर वही पैसे दे के अपनी चीज़ें को एनहांस करवा रहे होते हैं। ओके, ठीक हो गया। और पाकिस्तान में फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जहाँ पे ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए पाकिस्तान से आपने कहा आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से आ रहे हैं कि वो यहीं पे ऑलरेडी नहीं, वो यहाँ के रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान के जो रेजिडेंट हैं यहाँ पे वो लोग करवा रहे हैं। और उसके अलावा ये उनका ये अच्छा फ़ायदा होता है कि जब वो यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो पाकिस्तान में अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को बताते हैं कि वी हैव डन दिस ट्रीटमेंट और इसका ये रिज़ल्ट है। बिकॉज आपको पता चल जाता है आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपको कुछ स्किन की यानी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो मोस्टली फीमेल्स आती होंगी आपके पास स्किन के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फीमेल्स नहीं, मेल्स भी बहुत आते हैं। और मेल्स भी यानी हर ट्रीटमेंट कराते हैं। बल्कि मेरे पास अगर दिन में 10 पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसमें हाँ मेल की रेशो कम है, बट दे आर कमिंग, ऐसी बात नहीं है। ओके, नाइस। तो पाकिस्तान में किन किन लोगों ने करवाया हुआ है ट्रीटमेंट? पाकिस्तान में ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है, कुछ लोग एक्सपोज नहीं करते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि लोग एक्सपोज करें इस चीज़ को। जैसे कि हमारे बड़े फेमस कैंडोल हैं, खैर वो तो हमारे दुबई के रेजिडेंट हैं हम, लेकिन मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो हमेशा हर जो चीज़ करें वो बताते हैं। अगर आप देखें तो वो बहुत से क्लिनिक्स को भी प्रमोट करते हैं, स्पेशली एस्थेटिक्स में जाके। और मुझे ये चीज़ उनकी बड़ी अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो मेरे साथ भी आएँ, मैं उनके साथ कोई वीडियो बनाऊँ या उनके साथ कोई ट्रीटमेंट इस तरह करूँ। ही रियली मेंटेन हिज स्किन वेरी वेल और वो नज़र भी आता है, बट लोग उनको बहुत मॉक करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल लेके आए हुए हैं कि कैंडल बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। वो उनका बड़ा एक मशहूर डायलॉग है कि मेरा नाक जो है ना 15 लाख का है। 15 लाख का? उन्होंने राइनोप्लास्टी सर्जरी कराई हुई है टर्की से जाके, और उसका उनका प्रॉपर उन्होंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी पूरी है सारा कुछ। तो और हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया हुआ है, जॉ लाइन बनाई हुई, काफ़ी ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं। लाइक आई विल नॉट मेंशन ऑल ऑफ देम, लेकिन उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट्स कराए और वो करवाते रहते हैं। लेकिन जो उन्होंने 15 लाख का अपना नाक चेंज किया, क्या वो ज़रूरी था कि बस ब्यूटी इनहांस करने के लिए? ब्यूटी इनहांस के लिए जारी बात है, ये ट्रीटमेंट ज़रूरी तो नहीं होते हैं। लेकिन अब हम राइनोप्लास्टी को देख लें अगर, तो राइनोप्लास्टी एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड एज डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए, जिनके नाक टेढ़े होते हैं बचपन से गिर के, बट लोगों ने अब उसको ब्यूटी की तरफ ले गए इन्हांसमेंट के लिए। तो उनको अपना नाक नहीं पसंद था, उन्होंने 15 लाख का नाक लगवा लिया। महंगा नाक लगवाया। इसलिए लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो एस्थेटिक्स के डिपार्टमेंट को बहुत प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में भी एक एक्टर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने भी आई थिंक अपने नाक का कुछ ट्रीटमेंट करवाया था फिर, लेकिन वो वर्स हो गया। वो नेमल खावर, हाँ, जो उनकी हमजा अली अब्बासी की वाइफ हैं, वर्स नहीं हुआ एक्चुअली। उनका नाक ऑलरेडी बहुत प्यारा था, नो डाउट प्यारा था, बट उन्होंने राइनोप्लास्टी कराई और फिर उसके बाद लोगों को पसंद नहीं आई, तो लोगों ने उनको बहुत ट्रेंड किया कि बहुत मजाक उड़ाया, भाई इसने अपना नाक ख़राब कर लिया, इसने अपनी शक्ल ख़राब कर ली है, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल बिफोर। उन्होंने लिप फिलर्स भी कराए हुए, और उनकी एक्चुअली नन जो है वो एस्थेटिक थी, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। उनका नाम मेरे जहन में नहीं है इस टाइम, बट वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, दुबई में भी बैठती हैं और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आई थिंक सो कि उन्होंने उनके फेस पे काफ़ी कुछ किया हुआ है, बट राइनोप्लास्टी के बाद उनको बहुत मॉक किया गया था। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैंने शायद उनकी अपनी वीडियो देखी थी कि वो कहते हैं कि आज के बाद कि मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नाक
को जो है ना वो चेंज ना करवाइएगा। बस वो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, कुछ लोगों का नहीं अच्छा रहता है। लेकिन राइनोप्लास्टी सर्जरी, नाक की सर्जरी, ये तो पाकिस्तान में बहुत लोगों ने कराई हुई है, बहुत लोगों ने कराई हुई है। और बल्कि हमारी एक बड़ी आजकल ट्रेंडिंग जो एक्ट्रेस हैं शर्जीना अक्का यानी हानिया आमिर, उन्होंने भी बहुत से ट्रीटमेंट कराए हुए हैं। नो डाउट शी इज़ प्रिटी, शी इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी उन्होंने टीथ के वेनियर्स कराए हुए हैं, उन्होंने नोज़ की भी थोड़ी सी सर्जरी कराई हुई है और लिप फिलर्स भी कराए हुए हैं। लाइक और स्किन ट्रीटमेंट्स तो सब कराते हैं, स्किन लिफ्टिंग होगी, ये सारे बुशरा अंसारी, वो भी बहुत बड़ा नाम है और वो ट्रीटमेंट्स कराती हैं और बल्कि काफ़ी क्लिनिक्स उनके नाम पे प्रमोट भी करते हैं। वो लोग क्लिनिक पे जब जाते हैं तो दे मेक वीडियोज़ वगैरह। तो बुशरा अंसारी ने भी बहुत से ट्रीटमेंट कराए और मुझे अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में अब लोग करवा रहे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि एक मिथ बनाया हुआ है कि नहीं वो फेक है, इट्स नॉट फेक, इट्स लाइक एंटी एजिंग प्रोसीजर्स। हम सब लोग एज की तरफ जा रहे हैं, हम लोग कोई भी एजिंग को स्टॉप नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट हम अपनी एज को इन्हांस तो कर सकते हैं ना। और एक और भी एक्टर हैं फहद मुस्तफ़ा, वो कहते हैं कि वो उन्हें इंजेक्शन लगवा के अपने स्किन को गोरा किया अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान में लोगों को गोरा होना है, बस वो कहते हैं ना चिट्टा कर दो मुझे। वो एक टिकटॉकर है, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं है, टिकटॉकर बहुत वो कहती है आई मैं आपको चिट्टा कर दूंगी, चिट्टा कर दूंगी। पाकिस्तान में लोगों को क्यों एक चिट्टा या गोरा होने की रंग की पड़ी हुई है? आपको पता है साइंटिफिकली हमारे 1 to 6 स्कोर होता है स्किन टाइप का। आपकी स्किन टाइप ही अगर हमारी एशियन स्किन टाइप है, ये टाइप 3 to टाइप 4 है, और अगर गोरा है तो उसकी टाइप 1 to टाइप 2 है। आप अपनी स्किन टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं, दिस इज योर जेनेटिक स्किन टाइप। अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट करना है स्किन का तो ठीक है, अगर आपको पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, मिलाज्मा है तो आप ट्रीट करें, दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन चिट्टा होना, गोरा होना, ये गलत बात है। ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लगा लेंगे, फायजा ब्यूटी क्रीम लगा लेंगे और उसके बाद स्किन जल जाती है और ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान में तो फायजा ब्यूटी की क्रीम लगाएं और 2 दिन में गोरा अपने आप को पाएं, लेकिन वो उसके अंदर हैवी स्टीरॉइड्स होते हैं और वो स्किन को जला देते हैं। बल्कि मेरे पास 1-2 दफ़ा मुझे काफ़ी लोगों ने बोला इंस्टाग्राम पे भी कि मेरी ना शादी नहीं हो रही है क्योंकि मेरा रंग काला है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दिस इज़ नॉट अ रीज़न। हाँ, हम लोग क्यों इतना ज़्यादा रेसिज्म की तरफ जा रहे हैं कि रंग चिट्टा होगा, रंग गोरा होगा तो हम उससे शादी करेंगे। बाकी साउथ एशियन साइड पे, मतलब हमारी साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि लड़की गोरी होनी चाहिए, कद अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो क्या ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हमारी तरफ ही हैं कि किसी और कंट्रीज़ में भी होते हैं? नहीं, देखें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अब हमारे बनाए हुए हैं, या आप ये कह लें कि ट्रेंड्स हो गए हैं। अब गोरों का क्या है कि उनकी टाइप 1 टाइप 2 स्किन है, गोरे चिट्टे हैं, लेकिन उनको क्या करना है, टैन होना है। वो क्या करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, टैनिंग के लिए जाते हैं। हम लोग इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं रह सकते। अगर कोई गोरा उसको काला होना है, जो काला है उसको गोरा होना है। यूके से मेरे पुराने दोस्त थे, उनकी जो वाइफ थी वो हमेशा समर में यहाँ पे आके अपने ना रंग को टैन करती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूएई में कितना गोरा आता है, कितने यूरोपियंस आते हैं समर में, और हम लोग समर में अंदर रहते हैं, वो लोग बाहर निकलते हैं, बीच पे जाके टैनिंग करते हैं। तो यही बात है। और रही बात ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बहुत बदल गए हैं। आजकल लोग स्टैंडर्ड्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर आप बेसिक स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो अगर फॉलो किए जाएं तो जो ये प्रोसीजर्स हैं वो आपको बहुत ब्यूटीफुली इन्हांस करेंगे। बट हम क्या करें, ट्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन फेमस हुआ है, चलो ये करा लेते हैं, ये ट्रीटमेंट फेमस है, ये करा लेते हैं। हम लोग ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट फॉलोइंग आवर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। लेकिन इसमें ये मुझे आप बताएं कि क्या हर बंदे की स्किन अलग अलग होती है, और उसको ट्रीटमेंट करने से पहले आप क्या कुछ देखती हैं कि भाई ये इसकी स्किन पे असर करेगा कि नहीं करेगा, या फिर आप बस इंजेक्शन लगा रही होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये सबसे पहले तो हम जब पेशेंट आता है तो स्किन एनालिसिस होती है पूरी। मैंने आपको पहले बताया कि हर बंदे की टाइप स्किन जो होती है ना 1 to 6 है। अब हर स्किन टाइप पे आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ स्किन टाइप्स पे हम लेज़र यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। कुछ स्किन टाइप्स हैं बहुत सेंसिटिव हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। कुछ लोगों को एलर्जीज हैं तो वो देखनी पड़ती हैं, तो वो पहले आपकी स्किन की लेयर्स के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। सुपरफिशियल लेयर हम चेक करते हैं सबसे पहले, कोई पिगमेंटेशन है, कोई स्कार्स हैं, फिर डीप लेयर पे जाते हैं, फेशियल वॉल्यूम लॉस है उसकी तरफ देखते हैं। तो हर लेयर डिफरेंटली ट्रीट होती है, और ऑफ कोर्स हर पेशेंट को ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड देयर नीड्स मिलता है। ये नहीं होता कि आप जो दिल चाहता है कि सबको कर दो, ऐसे नहीं पॉसिबल। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट किस चीज़ का होता है? यूएई में अगर आप देखें तो लोगों को लिप फिलर्स बहुत पसंद हैं। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स हैं जो लिप फिलर्स के लिए आते हैं। बोटॉक्स बहुत रिलीज़ कराती हैं, और आजकल हम लोग स्किन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स करें, स्कल्प्ट्रा है, और बहुत से इंजेक्शंस होते हैं। तो ट्रीटमेंट्स तो बहुत हैं। कुछ लोग स्किन केयर और इस तरह की चीज़ों की तरफ भी आते हैं।
ओके तो इसमें क्या जो ट्रीटमेंट किया जाता है ये कितने टाइम के लिए होता है और क्या आपको इसको बार बार करवाना पड़ता है? हाँ, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि काफ़ी लोगों को मिस्टेक होती है कि हमने एक दफ़ा ट्रीटमेंट करा लिया तो इट्स परमानेंट नहीं। बोटॉक्स, फिलर, कोई भी स्किन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट परमानेंट बिकॉज वी आर एजिंग। हम लोग इन ट्रीटमेंट्स को करके एजिंग को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, बट वी आर जस्ट मेकिंग इट स्लोली प्रोग्रेसिव। तो अगर आप ये कोई बोटॉक्स कर रहे हैं तो मैक्सिमम 4, 5 या 6 मंथ्स तक रहेगा। फिलर्स भी ऐसे ही हैं, तो आपको हाँ दोबारा करवाने पड़ते हैं डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोग ओवरडू कराते हैं, तो वो फिर हमारी मार्केट ख़राब करते हैं कि लोग कहते हैं अच्छा ये फेक लग रही है। ऑफ कोर्स शी हैज़ डन मोर। तो अगर आप एक नेचुरल और सब्टल वे में चलेंगे तो कभी भी कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी। तो मतलब आप उनको एक टाइमलाइन देती हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आपसे कुछ करवाने आता है कि भाई ये टाइमलाइन है, इस टाइम के बाद आपने आना है मेरे पास, इससे पहले आए तो फिर मसला हो जाएगा? नहीं, देखें अब जब हर पेशेंट को पता है कि हमारा बोटॉक्स 6 मंथ्स तक बाद रहता है, 6 मंथ तक रहेगा, तो वो हमेशा 6 मंथ्स के बाद आते रहते हैं। फिलर्स भी ऐसे, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए लॉन्गर स्टे भी करता है बिकॉज इनकी मेटाबॉलिज्म, लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर स्किन केयर रूटीन। ये बहुत, मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलती हूँ कि सी आई हैव डन माई 70% ऑफ माई वर्क, 30% इज़ योर स्किन केयर रूटीन। तो आपको स्किन केयर भी अच्छी करनी है, होम केयर अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। मतलब इसका मतलब है कि पहले आप ऑर्गेनिक अपनी स्किन को बेहतर करें, फिर देन ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल, और इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें भी क्या प्राइस वाइज रेंजेस होती हैं कि भाई आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप जल्दी स्किन एनहेंस करवा सकते हैं, इस तरह से कुछ है? प्राइस वाइज अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स की प्राइजेज़ होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा अच्छी हो जाएगी या ज़्यादा बुरी हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर है। जैसे अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास लो क्वालिटी की हैं, कुछ मीडियम है, कुछ हाई क्वालिटी हैं, और हर पेशेंट अपनी मर्जी और अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। और रिजल्ट्स और ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं टेक्नीशियन, यानी जो आपका इंजेक्टर है वो कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका डॉक्टर कौन है। बहुत से फेसेस अगर आप देखें तो इवन हमारी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में, हॉलीवुड में हम लोग देखते हैं कि लोगों के चेहरे तबाह हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके इंजेक्टर्स अच्छे नहीं हैं। अच्छा। बहुत अरसा पहले ये काइली जेनर का एक बहुत फेमस वीडियो थी कि उसने अंडर आई फिलर करवाया था इस एरिया में, एंड इट लुक्स वेरी बैड। क्योंकि उसका इंजेक्टर सही नहीं था। अगर आप अपना इंजेक्टर या आप अपना डॉक्टर सही चूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका फेस ऑब्वियसली रॉन्ग साइड पे जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप रिसर्च करें, आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसका काम कैसा है। इसलिए हम लोग सोशल मीडिया पे एस्थेटिक डॉक्टर्स बहुत फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि हमारा काम ही हमारी यानी पहचान है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे देखा जाए कि कौन सा डॉक्टर सही है, तो किस तरह से? ये आप एक तो ये कि यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है। आपकी फ्रेंड, आपने ट्रीटमेंट करा, यू विल रिकमेंड योर फ्रेंड, यू विल रिकमेंड योर सिस्टर्स एंड एवरीबडी। उसके अलावा आपने अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दिस इज़ द मेजर थिंग इन द एस्थेटिक फील्ड। अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा है तो ऑब्वियसली यू विल हैव मोर पेशेंट्स, यू विल हैव गुड वर्क। ठीक हो गया। सो यूई के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है किसी पेशेंट के साथ कि उसने कहा कि ये मैंने करवा लिया है, मुझे नहीं करवाना चाहिए था, लाइक उसकी इन्हेंसमेंट के चक्करों में उसकी स्किन ब्यूटी ख़राब हो गई, जो पहले ज़्यादा अच्छा वो लगता था या लगती थी? अच्छा, ये देखें, ये आपके माइंड की बात है। अगर अब कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे आज भी था एक पेशेंट थी, उसने पहले फिलर करवाए हुए थे एंड शी डिजॉल्व द फिलर्स, फिर उसके बाद उसको अच्छे नहीं लगे तो शी पुट इट अगेन एंड शी स्टार्टेड टू क्राई कि व्हाई आई रिमूव्ड इट। फिर अगेन उसने दोबारा फिलर्स कराए। तो ये आपकी माइंड सेट की बात है। कभी कभी होता है कि आपको एक ट्रीटमेंट आपने करवाया है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो इसलिए नहीं होता कि आप को बुरा लगा है, इसलिए होता है कि समटाइम्स आपको पसंद नहीं आता या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। समटाइम्स होता है कि लिप फिलर्स करा रहे हैं तो बड़े हो गए हैं, तो देवर लाइक कि नहीं बहुत बड़े हैं। फिर हम उनको समझाते हैं, काउंसल करते हैं कि नहीं, इट विल रिड्यूस विद टाइम, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं हमारे हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, क्यों करवाया ये, तो कुछ ये होता है कि फिर आपको सोच के आना चाहिए कि आई वॉन्ट टू डू इट और नो। क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स जो होते हैं ना, अगर मैं आपको कहूँ जो ब्यूटी इन्हांसमेंट की ट्रीटमेंट्स है, ये आपकी चॉइस है, इट्स नॉट कंपल्शन। टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स नॉट अ कंपल्शन, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको करवाने हैं तो आप करवाएं, अगर नहीं करवाने तो लीव इट, इट्स ओके, यू विल एज नेचुरली, इट्स फाइन। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि यू आर एजिंग बट एज ग्रेसफुली, दिस इज़ माई
लेसन फॉर एवरीवन कि अगर आप एजिंग तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, चाहे आप सर्जरी करा लें, चाहे आप कुछ भी करा लें, लेकिन एटलीस्ट हम इन चीज़ों के साथ थोड़ी एजिंग प्यारी कर सकते हैं, यानी वी विल लुक ब्यूटीफुल। हर कोई हमें देखता है, आपका चेहरा आपकी ज़ुबान है, आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप प्रेजेंटेबल होंगे तो ऑब्वियसली एवरीवन विल लाइक यू। हाँ, ये भी है। और मेल्स ज़्यादातर कौन सा ट्रीटमेंट करवाते हैं? अच्छा, मोस्टली मेल्स यहाँ यूएई में तो प्रॉब्लम हेयर फॉल का है, सबको होता है, मेरा ख्याल आपको भी होगा। तो ये यहाँ पे तो ट्रीटमेंट मोस्टली मेल्स जो हैं वो पीआरपी कराते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत करा रहे हैं। और मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो बोटॉक्स और फिलर्स भी कराते हैं, फेस लिफ्टिंग भी कराते हैं। हाँ, मेल्स के अंदर ये बहुत कॉमन है, स्पेशली बोटॉक्स तो लाजमी कराते हैं। अच्छा, हेयर से क्वेश्चन आया कि हेयर्स में कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं और सबसे बेस्ट कौन सा है? अच्छा, डिपेंड्स कि हेयर फॉल कैसा है, हेयर की क्या प्रॉब्लम है। मोस्टली हेयर फॉल के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए हम स्टार्टिंग ट्रीटमेंट जो है ना वो पीआरपी करते हैं। म्यूजियोथेरेपी हो गया, स्टेम सेल्स है, एक्सोसोम्स है, उसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट स्टेप। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है पीआरपी से, या उनके हेयर फॉल ऐसे कि हेयर लाइन ही ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियसली दे हैव टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। और हेयर ट्रांसप्लांट मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ का बेस्ट है? अभी तक तो जो मैंने खुद पर्सनल काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस देखा है, टर्की इसमें सबसे ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ यूएई में भी है, लेकिन वही बात है कि आप जितने पैसे देंगे ना, आपका ट्रीटमेंट उतना ही अच्छा होगा, नो डाउट। ये हर जगह है, आप जितने पैसे डालोगे आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। हम लोग कहते हैं नहीं वो क्लिनिक थोड़ा चीप में कर रहा है तो हमें उधर जाना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो चीप पैसे ले रहा है तो ऑफकोर्स दे आर यूजिंग चीप प्रोडक्ट्स, या कुछ तो है उसमें। तो इसलिए अभी भी आई वुड से कि टर्की बहुत इससे ऊपर है हेयर ट्रांसप्लांट और राइनोप्लास्टी में भी। बट यूएई में भी हैं कुछ क्लिनिक्स काफ़ी अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करें, बट फिर भी यूएई के भी बहुत से लोग टर्की ही जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे आपने बताया कैंडोल भी गया हाँ था। बिल्कुल, वो भी गए थे, उन्होंने टर्की से बल्कि कराया था अपना पूरा हेयर ट्रांसप्लांट, राइनोप्लास्टी, और उन्होंने उनकी सोशल मीडिया पे है सारा कुछ जहाँ से उन्होंने करवाया था। ओके, सो इसमें एक और चीज़ भी मैं देखता हूँ कि वही बात है जैसे आपने बताया कि आपको ये मैंडेटरी नहीं है करवाना, आपने अपनी ब्यूटी को एनहांस करना है। बिल्कुल। सो पाकिस्तान वर्सेस यूएई ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं वो कितने ज़्यादा एडवांस हैं? यहाँ पे ज़्यादा एडवांस है या वहाँ पे भी अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं? पाकिस्तान में भी अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन करवाने वाले लोग कम हैं। दिस इज़ द थिंग। अगर अब मैं आपको बताऊं कि मैं जब से यहाँ पे प्रैक्टिस में आई हूँ, आई हैव नो इवन काउंट नंबर कि मैंने कितने लिप फिलर्स करनी है। और पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ, आई वुड से कि मैंने मंथ में शायद एक दफ़ा उनको देखा होगा लिप फिलर करते हुए। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। मैंने जो एक्सपीरियंस 2-3 सालों में यहाँ पे ले लिया, वो लोग वहाँ बैठे 10 साल में भी नहीं ले सकते, बिकॉज हमारे पास पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का। हम लोग बहुत से डिफरेंट एडवांस ट्रीटमेंट्स करें। यहाँ पे एडवांस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो हमें सिखा रही हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जो हमें सिखा रही हैं, टेक्निक्स आर डिफरेंट, एंड प्लस जितना पेशेंट आपके पास होगा उतना ही एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और उतना ही आपका ज़्यादा अच्छा काम होगा। तो कोई पाकिस्तान से किसी और कंट्री से दुबई में आके इस कैरियर को परस्यू करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है? आप अगर यूएई में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एस्थेटिक में वही जा सकता है जो डॉक्टर है, जिसके पास एमबीबीएस है, और हाँ उसके पास डीएचए या एमओएच या डीओएच का लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे बनवा के लेके आना है? नहीं, वो यहाँ पे आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, जो भी आपका एक प्रोसीजर होता है आप एग्ज़ाम देते हैं यहाँ पे इनके जीपी का लाइसेंस का। तो वो यहाँ यूएई में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि विदाउट लाइसेंस आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एंड लाइसेंस इज़ योर प्रोटेक्शन। प्लस उसके अलावा आपका लेबर कार्ड और सारा कुछ ये आपकी प्रोटेक्शन है, क्योंकि यूएई में एक बहुत डिफरेंट चीज़ है कि यहाँ पेशेंट्स कंप्लेन भी बहुत करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है, सॉरी टू से, कि हम लोग जो हैं इससे बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर हम डॉक्टर को फॉल्टी करार दे देंगे या कोई और फॉल्टी हो जाएगा तो वी विल गेट द मनी इन रिटर्न, बिकॉज यूएई सपोर्ट्स देयर ओन पीपल एज वेल, लाइक जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। तो काफ़ी लोग इस चक्कर में कंप्लेन भी करते हैं, और उसके लिए हम डॉक्टर्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाई लीगल थिंग्स, लाइक हमारे पास लाइसेंस होता है, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होते हैं, पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में बगैर नहीं, पाकिस्तान में इवन और इंजेक्शन लगा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, दे कैन नॉट कम हियर एंड डू द वर्क लाइक दिस। इवन यूके में भी है, यूके में नर्सेज भी हैं जिन्होंने अपने क्लिनिक्स खोले हुए हैं, क्योंकि वहाँ अलाउ है, बट वो भी लीगल वे में होता है, बट दैट इज अलाउड देयर। यहाँ यूएई में विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट वर्क एनीथिंग। इवन अगर आपने कोई बिजनेस भी करना, यू नीड अ लाइसेंस हियर।
तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपके पास डिग्री हो, डिग्री के बाद फिर आपने लाइसेंस लेना है यहाँ पे, और फिर आपने जॉब अप्लाई करनी है। जी, जॉब अप्लाई करनी है आपको लाइसेंस लेने के बाद। और जॉब में भी ये है कि डिफरेंट क्लिनिक्स में आपको अप्लाई करना है, लेकिन हाँ एस्थेटिक्स में अगर आपने स्पेसिफिकली जाना है तो यू हैव टू डू अ डिप्लोमा आल्सो। उसके अलावा एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू गेट द डिप्लोमा। और डिप्लोमा करने के बाद बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे सब क्लिनिक्स चाहते हैं कि एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आए, तो वो डिप्लोमा के बाद यू विल नॉट बी वेल एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ ये है कि यू विल टेक अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम एनी क्लिनिक और वहाँ पे आप थोड़ी सी लर्निंग करेंगे और उसके बाद आप जाएंगे। लेकिन अगर कोई नया डॉक्टर यहाँ आना चाहता है तो आई वुड से कि दे शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस हियर, बिकॉज यहाँ का पेशेंट like ratio is very different as compared to Pakistan. I would say Pakistan is maybe 10% और यहाँ पे 100% है। ओके, सो जो लाइसेंस और डिप्लोमा है वो कितने में हो जाता है? अच्छा, एस्थेटिक का ये एक प्रॉब्लम है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप स्पेंड कर रहे हैं एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पे तो वाई, बिकॉज ट्रीटमेंट्स तो एक्सपेंसिव हैं लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो अराउंड जो आप अगर लाइसेंस जो हम DHA का ले रहे हैं उसके ऊपर आपके एग्जाम में 1500 शायद लगते हैं। फिर उसके बाद आपने लाइसेंस एक्टिवेशन लाइक टोटल कॉस्ट अराउंड 2500 तक चली जाती है आपकी, एंड दिस इज ओनली इफ़ यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करें तो इट्स वे डिफरेंट, और सिर्फ लाइसेंस के लिए। और उसके बाद अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो डिप्लोमा बीच में नहीं, डिप्लोमा फिर हाँ बीच में आता है। तो डिप्लोमा के जो है वो चार्जेस 15,000 से शुरू होके पार्ट 1 होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15,000 एंड देन नेक्स्ट 15,000, तो टोटल इट कॉस्ट अराउंड 40,000 दिरहम। ओके, सो आपको डिप्लोमा करना है तो 40,000 दिरहम चाहिए आपको। हाँ, अगर आपने पूरे स्टेप्स करने, सब डॉक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप करके ही शुरू कर देते हैं। और जैसे आजकल जो है अब यूए ने थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस कर दी है, क्योंकि काफ़ी लोग डिप्लोमास करके इंडस्ट्री में आ रहे हैं बट दे आर नॉट हैविंग गुड वर्क, तो उन्होंने प्रिविलेज निकाल दिया कि अगर आपने एज एन एस्थेटिक डॉक्टर काम करना है तो आपके पास एस्थेटिक प्रिविलेज भी होना चाहिए, जिसका वो एक सेपरेट एग्जाम लेते हैं, एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट। तो वो एग्ज़ाम ओरल होता है, फेस टू फेस आपके साथ प्लास्टिक सर्जन्स बैठे होते हैं जिनका आपने एग्ज़ाम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड इट फ्यू मंथ्स बैक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब यूएई में। और फिर चलने आपने लाइसेंस भी ले लिया, डिप्लोमा भी कर लिया, तो ऑन एवरेज आपकी सैलरी कितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं? एस्थेटिक्स में 2 साल पहले बहुत अच्छी जॉब्स थी। अब जॉब्स थोड़ी कम हो गई हैं मार्केट में। वो इसलिए कम हुई हैं क्योंकि अब हर डॉक्टर जो भी जीपीज़ है ना यहाँ यूएई में, वो सब डिप्लोमास करके अब एस्थेटिक्स की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अब क्या हुआ कि इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो मैंने बताया था ना, इट्स लाइक अ सलून नाउ। तो हर क्लिनिक अपने साथ डर्मा डिपार्टमेंट खोल रहा है। तो अब जारी बात है, डर्मा डिपार्टमेंट खोल रहा है तो डिमांड भी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि सैलरीज कम हो रही हैं क्योंकि न्यू डॉक्टर्स हैं, सैलरीज कम है। तो एस्थेटिक्स में मैं हमेशा कहती हूँ इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे डॉक्टर्स 1 लाख दिरहम से भी ऊपर भी सैलरी भी ले रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? वो इसलिए क्योंकि वो फेमस हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। और कुछ लोग, लेकिन हाँ अगर आप बहुत वेल एक्सपीरियंस नहीं है, यानी नॉर्मल हैं, बिगनर्स हैं, या आपका एक साल का एक्सपीरियंस है, हाँ फिर भी जैसे बिगनर्स की यहाँ पे सैलरी 10,000 से स्टार्ट होती है, 10 to 12,000 होती है, फिर 20-25 तक जाती है अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं। बट कुछ डॉक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस, कुछ 50-60 भी ले रहे हैं, कुछ अबव 1 लाख भी ले रहे हैं। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम। अगर आपकी इनकम क्लिनिक देख रहा है कि बढ़ रही है आपकी, मंथली आप उनको इतना टारगेट दे रहे हैं, 2 लाख दिरहम 3 लाख दिरहम से ऊपर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। ओके, और ये वेरी भी करता है सिटी टू सिटी? सिटीज़ टू सिटी, हाँ। अब जैसे मैंने दुबई में भी काम किया, शारजा में भी काम किया, बट आई स्टिल मिस वर्किंग इन दुबई, क्योंकि दुबई का क्लाइंटल, दुबई का एनवायरनमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। अगर आप अब जुमेरा अलवसल रोड पे जाएं, यू विल सी ऑल द ब्यूटी क्लिनिक्स देयर। तो वो उनके चार्जेस डिफरेंट हैं, उनका क्लाइंट डिफरेंट है, एंड दे आर पेइंग अ लॉट ऑल्सो। अब शारजा में अगर आप आएँ तो पीपल विल फाइट फॉर इवन 5% वैट ऑल्सो। बहुत फ़र्क है, क्लाइंटल का बहुत फ़र्क है शारजा और दुबई में। ज़बरदस्त। तो ये क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं, कुछ आइडिया इसके बारे में? हाँ, क्यों नहीं खोल सकते हैं। अच्छा। बल्कि मुझे बहुत से मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि अब आपका इतना अच्छा मार्केट वैल्यू भी बन गया तो आप क्लिनिक क्यों नहीं ओपन कर लेती हैं। लेकिन ये है कि इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट ये है कि हम एस्थेटिक फील्ड में आपको बहुत सी कंपनीज इंस्टॉलमेंट्स पे भी ऑफर करती हैं। आप एक विला या कोई अपार्टमेंट ऑन कर लें, लाइसेंस, उसके लिए आपको एक डॉक्टर की डिग्री चाहिए, आपके पास DHA का लाइसेंस होना चाहिए, और आप एक क्लिनिक ओपन कर लें। मशीन्स आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट इट। हर कंपनी आपको अप्रोच करेगी, सब कंपनी आपको ऑन चेक या इंस्टॉलमेंट्स पे प्रोडक्ट्स देने को तैयार होती है। लेकिन ये अगर मुझे भी डिसीजन लेना होता ना, तो मेरा प्लान था, लेकिन
आई वुड से कि ये 2 साल पहले करना चाहिए था। अब हर जगह पे इतनी ज़्यादा एस्थेटिक क्लिनिक्स हो गए हैं कि अब अगर आपको एस्थेटिक क्लिनिक में खोलना है या एस्थेटिक्स की फील्ड में आना है तो यू हैव टू डू लाइक हाफ ऑफ योर जो आपकी आ रही है ना इनकम मार्केटिंग पे करनी है, अदरवाइज यू आर ज़ीरो। तो एस्थेटिक्स में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इतना ज़्यादा इसमें सैचुरेशन हो चुकी है कि आई वुड नॉट से कि मैं रिकमेंड करूँगी या मैं ख़ुद भी चाहूँगी कि मैं अपना क्लिनिक ऑन करूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि आपके पास अच्छा बजट है, इन्वेस्टमेंट है, देन आप आएँ। हाँ, ऑफ कोर्स यू नीड मिलियंस। अच्छा है तो व्हाई नॉट। हाँ, मिलियंस मार्केट वैल्यू है, लेकिन वही बात है कि आपके क्लिनिक को भी चलने में 1-2 साल लगेंगे और जब चल जाएगा तो यू विल अर्न अ लॉट, बिकॉज द थिंग इज़ के इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो 25 to 75% की रेशो होती है, यानी यू आर गेटिंग 75% प्रॉफिट एज वेल। तो इट इज़ रियली गुड, क्योंकि देखिए अगर आप मशीन्स की बात करें, अब लेज़र मशीन है अगर आप कर रहे हैं, यू जस्ट बाय द लेज़र मशीन वन टाइम, उसके पैसे आप अगर इंस्टॉलमेंट में भी करें और पेशेंट्स आ रहे हैं फ्लो में है, 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम आपने वो 3 लाख दिरहम की मशीन है पेमेंट कर दी है, तो उसके बाद बाकी जितनी साल वो यूज़ करेंगे दैट इज़ योर प्रॉफिट। तो दिस इज़ द गुड थिंग इन एस्थेटिक्स कि जो आप मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वो आपको प्रॉफिट देती हैं ऑल ओवर, लाइक हमेशा के लिए। उसकी मेंटेनेंस भी कोई इतनी खास नहीं होती है, और प्रोडक्ट्स भी अगर आप देखें तो अगर आप सप्लायर से मार्केट से ले रहे हैं तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आप उसको सेल एक्सपेंसिव कर रहे हैं, तो हम लोग अक्सर 50-75% प्रॉफिट पे लेके करते हैं। ज़बरदस्त। तो ये जो क्लिनिक्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये ट्रीटमेंट्स होते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक क्लिनिक्स ही करते हैं? एस्थेटिक्स में दुबई में तो मोस्टली एस्थेटिक क्लिनिक्स बने हुए हैं, हाँ, लेकिन हॉस्पिटल वाले भी अब शुरू कर चुके हैं। यानी यहाँ पे यूएई में बहुत सी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मोस्टली आई वुड से कि सब नहीं किया हुआ है। डर्मा तो सबके पास था ना, तो ऑलरेडी तो उन्होंने एस्थेटिक्स भी स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अब प्लास्टिक सर्जरी बहुत कर रहे हैं, और अब लोगों का भी रुझान चल रहा है कि हम प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाएं। बहुत से लोग, मतलब मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, अच्छा आप ये करा लें, फेस लिफ्टिंग करा लें, नहीं हम लोग ना 5 साल वेट करेंगे एंड वी विल गो फॉर प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा। क्योंकि लोगों के दिन में ना एक बन गया एक माइंडसेट कि हम इतने सालों से बोटॉक्स फिलर और ट्रीटमेंट्स कराएंगे, फेस लिफ्टिंग कराएंगे, लेकिन इवेंचुअली फेस लिफ्ट करानी पड़ेगी सर्जरी। और स्पेशली जब से कोरिया इन जगहों पे ज़्यादा प्रमोट हुआ है, तो अब यूएई में भी बहुत से लोग प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, स्पेशली मम्मी मेकओवर बहुत चल रहा है, और लाइपोसक्शन, ये सब चीज़ें बहुत करा रहे हैं, बिकॉज अब हर कोई ना डिफरेंट चीज़ें करके थक गया, तो दे वांट वन टाइम ट्रीटमेंट एंड खलास। जैसे वेट लॉस के लिए हम लोग बहुत से पेशेंट्स अब देख रहे हैं, आई वुड से कि वेट लॉस में अब 80% पेशेंट्स जो हैं वो मंजारो यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ वेट लॉस इंजेक्शन जिसके अंदर यू विल नॉट ईट एनीथिंग और वेट लॉस हो जाएगा, सडन वेट लॉस है। अच्छा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, ऑफ कोर्स बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। इस तरह गैस्ट्रिक बलून होता है, लाइपोसक्शन करा रहे हैं, तो पीपल wants one time thing done and then like they don't have to worry about it. Okay. अच्छा, इसमें एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, अक्सर लोग करते हैं, खासतौर हमारी आंटियाँ, कि स्किन को चेंज कर लेना, इस चीज़ को चेंज करना अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अलाउड। तो अच्छा, ये अब हर किसी का अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन भी शुरू में था ऐसे, लेकिन जब मैं इसमें आई और जब मैंने लोगों को देखा कि दे आर हैप्पी विद देयर ट्रीटमेंट्स, तो इट डिपेंड्स कि आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको कैटेगराइज करूँ तो बोटॉक्स इज़ एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, हराम नहीं है, क्योंकि आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं अनलेस आपने गलत तरीके से किया। फिर उसके बाद स्किन के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे एक्नी स्कार्स हैं, एक्नी ट्रीटमेंट है, पिगमेंटेशन है, ये आप स्किन को ट्रीट करें, यू आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ। मेडिसिन भी तो खाती हैं ना। हाँ, तो अगर आप चेंजिंग की बात करें ना, तो हाँ फिलर्स आ गए, बिल्कुल। तो फिलर्स हम कह सकते हैं या सर्जरीज कह सकते हैं, हाँ यू आर चेंजिंग योरसेल्फ। कुछ लोग होते हैं आई ओपनिंग सर्जरी कराते हैं, लिप फिलर्स कराते हैं, फेस के फिलर्स, नोज सर्जरी, यस ऑफ कोर्स यू आर चेंजिंग योरसेल्फ। और बहुत से लोग, आई वुड से काफ़ी लोग कहते हैं ये हराम है, और जो लोग करा रहे हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों के ये हैं रिव्यूज़ के नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्ल को ख़राब कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। चेंज तो कर रहे हैं आप, दिस इज़ अ फैक्ट। ये तो है, ये तो आप सही कह रही हैं। हर एक की अपनी मर्जी भी है इसमें, आप किसी को ना रोक सकते हो, जो उसने करना है वो करना है। ऐसे ही अब जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो मेरी जो वे ऑफ अप्रोच है, मैं यही करती हूँ कि मैं एक तो फर्स्ट के मैं नेचुरल अप्रोच की तरफ जाना चाहती हूँ। आई डोंट लाइक ओवर डू थिंग्स के पिलो फेस बना दिया या बहुत ज़्यादा फिलर्स कर दिए, बल्कि मैं उनको स्टॉप करती हूँ कि दिस इज़ इनफ। तो फिर भी मैं उनको एक ऑप्शन देती हूँ कि ये मैं आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान करी हूँ और ये आपकी चॉइस है, बिकॉज
इन द एंड चॉइस इज़ योर्स। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि फोर्स नहीं करूँगी ये करवा ले, ये आपकी मर्जी। स्पेशली फिलर्स के मामले में या कोई ऐसी चीज़ हो जो ज़रूरत नहीं है, लोग जस्ट ट्रेंड की खातिर करा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप ट्रेंड के लिए कुछ करा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस। जो एस्थेटिक डॉक्टर्स हैं, क्या ये खुद भी ट्रीट करते हैं अपने आप को कि बस लोगों को इंजेक्शन लगवा दिए या उनकी ब्यूटी एनहांस कर दी? ये मेरा पहला क्वेश्चन मेरी तरफ का कम बैक हो रहा है कि मैंने कुछ करवाया कि नहीं करवाया। एस्थेटिक में रह के अगर आप कुछ नहीं कराते हैं तो मेरा ख्याल आप पेशेंट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास अगर पेशेंट्स आएंगे और मैं उनको बोलूँ कि आप बोटॉक्स करा रहे हैं, वो मुझे कहेंगे डॉक्टर आपके चेहरे पे तो इतने रिंकल्स है, खुद तो आपने किया नहीं हुआ, तो मुझे क्यों कह रही हैं आप? जैसे अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं और आपका डॉक्टर आगे गंजा बैठा हुआ है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यू विल नॉट बी कन्विंस्ड। हाँ, इवन पाकिस्तान में इस दफ़ा मैंने ऐड देखा, बिलबोर्ड लगा हुआ था गंजेपन की ट्रीटमेंट और डॉक्टर खुद गंजा था। ये क्या? तो यही बात है ना, कभी कभी आपको कन्विंस करने के लिए उस चीज़ को अडाप्ट करना पड़ता है। हाँ, मैं ओपनली बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे भी बोलती हूँ कि मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं छुपाती हूँ, मुझे अपनी स्किन को मेंटेन करना होता है। बिकॉज जब वो मुझसे पूछते हैं कि आप ये इंजेक्शन रिकमेंड कर रही हैं, आप ये स्किन बूस्टर या मुझे इस ग्लो इंजेक्शन रिकमेंड कर रही हैं, तो आपने खुद किया हुआ है? वैसे आपकी स्किन बहुत अच्छी है, ये मुझे कहेंगे। तो हाँ, मैं कहती हूँ हाँ मैंने किया हुआ है, जाहिर बात है मैंने किया हुआ है। आई विल नेवर हाइड। मैं कोलेजन स्टिमुलेशन करती हूँ, बोटॉक्स किया हुआ है, फिलर किया हुआ है, एंड आई डोंट हाइड इट बिकॉज दिस इज़ माई चॉइस। अगर किसी की चॉइस नहीं है तो वो नहीं करे, लेकिन आई हैव डन इट और मुझे इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी नहीं है, बिकॉज मुझे ग्रेसफुली एज करना है। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ अरसे बाद कहूँ कि ओहो मेरा फेस बहुत सैगी है, रिंकल्स हैं, और प्लस मुझे अपने पेशेंट्स को कन्विंस करना होता है। ज़बरदस्त। इसका मतलब है डॉक्टर्स भी करवाते हैं? जाहिर बात है, सब डॉक्टर्स कराते हैं। हम लोग के पास जब सैंपल्स आते हैं ना, सबसे पहले हम अपने मुँह पे चेक करते हैं कि अच्छा ये सही है कि नहीं है। ज़बरदस्त। तो ये जो ब्यूटी का तो ट्रेंड जो चला है और चलता भी रहेगा, और ये आई थिंक मैं देख रहा हूँ काफ़ी फीमेल्स और इवन मेल्स भी करवा रहे हैं, तो क्या एज होनी चाहिए कि आपको ये लगे कि भाई अब मुझे अपनी स्किन की टेक केयर करनी है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सारे मुझसे बहुत पूछते हैं कि विच एज वी शुड स्टार्ट दिस प्रोसीजर। तो हर प्रोसीजर का एक एज होती है, नो डाउट। लेकिन अगर आप बोटॉक्स और फिलर्स की बात करें ना, तो रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू FDA अंडर 18 आप नहीं कर सकते हैं। अबव 18 इट्स अलाउड, लेकिन फिर भी आई वुड से कि इट डिपेंड्स अपॉन योर फेस ऑल्सो। कुछ लोग होते हैं जो लोग 20 साल के होते हैं और उनके इतने रिंकल्स होते हैं कि हम कहते हैं कि आपको करना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं, वो लोग इवन 30 साल की भी होते हैं, उनके रिंकल्स नहीं है, तो अब हम उनको नहीं कहेंगे कि आप शुरू कर लें। लेकिन हाँ, आई थिंक अबव 30 आपको सोचना चाहिए कुछ ना कुछ करवाने के लिए, ताकि आप उसको मेंटेन करना शुरू कर दें कि बाय द टाइम यू आर 45 और 50 तो आपकी स्किन इतनी ख़राब ना हो कि फिक्स ना हो सके। कभी कभी होता है पेशेंट्स इतनी ख़राब स्किन के साथ आते हैं और कहते हैं हमें बस ये 2-3 इंजेक्शन लगाएं, ठीक कर दें। इट्स नॉट पॉसिबल। फिर मैं उनको कहती हूँ ठीक है आप प्लास्टिक सर्जरी करा लें, बिकॉज आप बहुत लेट आए हैं मेरे पास, आपको पहले आना चाहिए था जब मैं इसको ट्रीट कर सकती हूँ। बिकॉज स्किन का भी एक टाइम होता है। यंग स्किन इट्स वेरी इजी टू ट्रीट, वो रिकॉइल बैक अच्छी करती है, कोलेजन स्टिमुलेशन अच्छी होती है। ऐसी ओल्ड स्किन जो होती है उसके अंदर कोलेजन नहीं है, स्टिमुलेशन इतनी जल्दी नहीं होगी, उसको ट्रीट करना मुश्किल है। तो एटलीस्ट आप को 30 के बाद देखना शुरू कर देना चाहिए। या तो आप ऑर्गेनिकली अपने आप को हाँ, स्किन केयर तो आपकी चल रही है, लेकिन आजकल की जो हमारी यूथ है ना, वो स्किन केयर को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हुई है। मैं देखती हूँ कि 12-13 साल की लड़कियां जो हैं वो स्किन केयर के पीछे भाग रही हैं। इवन अगर आप UAE में सेफोरा में चले जाएं तो आपको यंगस्टर्स नजर आएंगे, एंड आई एम सरप्राइज बाय देम कि इतनी जल्दी अपनी स्किन पे केमिकल्स नहीं लगाएं। ऑफ कोर्स दे आर केमिकल्स, थोड़ा सा एडल्ट एज में आ जाएं, 18+ आप जाएं तो हाँ आप स्किन के ऊपर स्किन केयर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इतनी जल्दी नहीं स्टार्ट करना चाहिए। ये हमारे टिकटॉक ने, ट्रेंड्स ने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया हमारी यंग जनरेशन को इस मामले में। हाँ, एक एज होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन ठीक है और आप उसको ऑर्गेनिकली एनहांस कर सकते हैं तो ट्रीटमेंट्स की आपको क्या ज़रूरत है? इसमें क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्रीम्स के या चीज़ों के, या फिर जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ क्रीम्स हैं, फायजा ब्यूटी क्रीम 2 दिन में रंग गोरा, तो इनके इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स डिपेंड्स कि आप किस तरह यूज़ करें। आप कुछ लोग होते हैं, अगर आपको एक क्रीम कहा गया कि आपने सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा लगानी है, अगर आप हफ्ते में 4 दफ़ा लगा रहे हैं आपको साइड इफ़ेक्ट आएगा। और ये जो क्रीम्स गोरा करने वाली हैं, ये इस तरह की जो क्रीम्स मार्केट में आती हैं, ब्लीच क्रीम है कि आप लगा लें 2 दिन बाद गोरा या 1 महीने बाद गोरा, तो उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स आपकी स्किन को बर्न कर रहे होते हैं, तो वो आपको लग तो रहा था आप गोरे हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी स्किन बर्न हो रही है और कुछ महीनों बाद आपकी स्किन और वर्स हो जाती है।
तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप इवन स्किन केयर भी आप हर स्किन के लिए डिफरेंट है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, किस तरह की स्किन टाइप है, आपको प्रॉब्लम क्या है, एक्नी प्रॉन स्किन है, किस तरह ओपन पोर्स हैं या स्कार्स हैं, तो हर स्किन केयर की डिफरेंट लाइन होती है। वो उन्होंने इवन अपनी वेबसाइट्स पे भी बताया होता है कि ये एक्नी प्रॉन स्किन के लिए है, ये इस चीज़ के लिए है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। ओके, एंड फेस वॉश वो कितनी रिलायबल है? बहुत ज़्यादा, आई ट्रस्ट देम अलॉट। हाँ, स्पेशली क्योंकि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा से आइडिया है। लेकिन हाँ, मेरा फोकस हमेशा सनब्लॉक की तरफ होता है। बल्कि आज का मैं अगर मैसेज दूंगी तो यही दूंगी कि प्लीज़ खुदारा प्लीज़ सनब्लॉक यूज़ क्या करें। हम लोग की बहुत पाकिस्तान में तो खैर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत कम है ना, बहुत ही कम है, मेरा ख्याल है शायद नहीं होने के बराबर है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी एंटी एजिंग होती है ना, वो सन ब्लॉक है। देखिए, हम लोग के एक्सपोजर जब सन पोल्यूशन को होता है तो हमारी स्किन ख़राब हो रही है, लेकिन अगर आप उसको सबसे पहली चीज़ जो सन ब्लॉक से अगर प्रोटेक्ट कर लेंगे तो बाकी की लेयर्स ख़राब नहीं होंगी। मतलब फर्स्ट थिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वही हम भूल जाते हैं, हम सन ब्लॉक ही नहीं लगाते, फिर हम आते हैं कि हमारी स्किन पे सन डैमेज है, सन स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स पड़ गए, तो वो इसीलिए हो रहे हैं। तो इतनी एक्सपेंसिव क्रीम्स लगा लेंगे लेकिन सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं इतने पैसे लगाने का। मतलब सन ब्लॉक आप लगाएं, फिर आप वापस आएँ बाहर से तो अपने हाथ मुँह धोएं ताकि बिल्कुल, हाँ, डस्ट जाए आपके मुंह से। इवन रात को मुंह धो के सोना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे उतनी अच्छी रहेगी। बस कुछ लोग होते हैं, मैं देखती हूँ बहुत से लोग ऐसे जिनकी नेचुरली स्किन बड़ी अच्छी है, मतलब स्पेशली कुछ अरब्स हैं जिनकी स्किन बहुत अच्छी है, ग्लो करती है, और मैं जब पूछती हूँ तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। बट ये है कि वो दे आर ब्लेस्ड बाय द गॉड, आई वुड से। लेकिन हम लोग की एशियन स्किन जो है ना, हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए, आई वुड से। हाँ बिल्कुल, स्किन पता है, जैसे हमने बात की, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। लोग ख़ासतौर पर माएँ हैं, कहती हैं जी हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं होते। मेरी माँ उसमें से एक थी बाय द वे। मेरी जो छोटी बहन थी जिसकी शादी होगी हुई है, तो वो उसको बड़ा कहते थे, तब हमारे बड़ा ट्रेंड था ना फेयर एंड लवली क्रीम का, तो बड़ा कहते थे नहीं, तो उसको पता नहीं कितने साल हमने फेयर एंड लवली लगवाई है लिटरली। और मैं अब सोचती हूँ कि हमने ये क्या हरकत की थी, मतलब बल्कि शायद मेरा ख्याल है मैं भी यूज़ करती थी, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, बट वही तब सब यूज़ करते थे। और बल्कि फेयर एंड लवली पे बाद में काफ़ी चीज़ें भी हुई कि अच्छा नहीं, इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो नहीं ठीक हैं, तो अब तो बल्कि वो आती भी नहीं है। तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम लोग के दिमाग में भी ये था गोरा रंग होना चाहिए, लड़की गोरी होगी तो शादी होगी। तो ये बहुत गलत बात है। इट्स लाइक कलर शेमिंग है। आप लोगों के अपनी हर कलर को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप अब हॉलीवुड चले जाएं तो यह मेरा आप देखें, नाइजेरियंस, इजिप्शियंस, सॉरी अफ्रीकन्स, ओह माय गॉड, दे आर अमेजिंग, लाइक मॉडल्स उनकी ब्लैक हैं। तो हम लोग क्या करें, कलर शेमिंग कर रहे हैं। इससे ऑब्वियसली बात है, होता है क्या कि भाई आप सोसाइटी में चीज़ फैलाते हैं, फिर लोगों के मॉरल डाउन होते हैं, वो कहते हैं यार मैं ठीक नहीं लग रहा, मैं अच्छा नहीं लग रहा, फिर जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा है किसी फील्ड के अंदर, वो कैमरे के सामने नहीं आएगा, या वो लोगों से बात करने से डरेगा, नहीं यार ये क्या कहेगा, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो पाकिस्तान में तो मैं बहुत देखता हूँ, और लोग खासतौर पर पिन पॉइंट करते हैं। हाँ, पिन पॉइंट करते हैं। लेकिन एक और चीज़ गलत भी है कि हमारी डॉक्टर्स भी जो पाकिस्तान में, वो लोग भी कहते हैं हाँ आप ड्रिप लगवा लें, इतने सेशंस करा लें ग्लूटाथायोन के, आपका रंग गोरा हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था वो टिकटॉकर का, वो पता नहीं कोई क्रीम्स लगाती है रंग गोरा करने के लिए। तो हम लोग क्यों आवाम को इतनी, अगर आपने अपनी पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या उनको किसी चीज़ से जगाना है, तो उनको ये बताएं कि देयर शुड बी इक्वालिटी इन एवरीथिंग। ये नहीं है कि आप कहें कि गोरा रंग है तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग शादियां नहीं कर रहे हैं जी, रंग गोरा नहीं है, ठीक है, लड़की के मुंह पे दाने हैं, छाइयाँ हैं, तो आप उसको ट्रीट कराएं, वो मसला नहीं है। लेकिन एक पूरा बॉडी का रंग चेंज करना है, वो जैसे काजल के बारे में भी था ना कि उसने कुछ करवाया है अपने फेस पे, नो डाउट उसने करवाया होगा, लेकिन अगर वो काली भी थी तो क्या लोग नहीं देखते थे उसकी मूवीज, तब भी चलती थी। फाद मुस्तफा भाई ने तो करवाया। हाँ, वो भी इंजेक्शंस ही आई थिंक लगाते हैं। अब ये है कि देखें, गोरा रंग करने के लिए जो ग्लूटाथायोन यूज़ करते हैं वो लिवर क्लींस करता है, तो वो आपको करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इतने चिट्टे नहीं हुए हैं, थोड़ा सा वो मेकअप का कमाल है। हाँ ओके। क्योंकि अगर आप उनको अभी जो उनका रीसेंट ड्रामा बल्कि मैं देखा था, तो उसमें उन्होंने बहुत मेकअप लगाया हुआ था। लड़की के ऊपर मुंह पे मेकअप नहीं था, बट फहद मुस्तफ़ा के मुंह पे बहुत मेकअप था कि आप देख सकते थे कि अच्छी खासी केकिंग और बेकिंग हुई हुई है। और बुशरा अंसारी ने भी स्किन ट्रीटमेंट करवाई है। हाँ, बुशरा अंसारी ने बोटॉक्स कराया हुआ है, फेस लिफ्टिंग प्रोसीजर्स कराए हुए हैं, और फिलर्स भी कराए हुए हैं, क्योंकि अब वो शी इज़ एजिंग ऑल्सो, लाइक उनकी काफ़ी एज हो गई है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो
जो एज्ड हैं, यानी उनकी बहन जो अस्मा अब्बास हैं, वो भी उन्होंने भी काफ़ी ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं। और मतलब अच्छी बात है, आई वुड से कि अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके फेस इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको फिर वही कहूँगी, डॉक्टर्स की गलती होती है। आपको अपने पेशेंट को बताना चाहिए क्या अच्छा है, क्या ज़रूरी है और क्या करवाना है। अगर आपको पेशेंट आके कह रहे हैं नहीं मुझे ये करवाना है और आप कहें ठीक है मैं कर दूंगा, बगैर ये जाने कि उसको ज़रूरत है कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप उसका फेस ख़राब कर रहे हैं। तो वही बात होगी ना कि आपने अपने पैसे बनाने के लिए जो भी आ गया मुर्गा हलाल कर दिया, बस पैसे ले लिए। आजकल बहुत से डॉक्टर्स प्लास्टिक सर्जरी में तो खासतौर पे वो छुरियाँ लेके बैठे हुए हैं कि हम आज काट के रहेंगे, तो वो करते हैं। ऑब्वियसली ये तो हर जगह ही चलता है, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं इनमें से नहीं हूँ और मैं ऐसे बनना भी नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा क्वालिटी को प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ द मनी और एनी ऑफ लाइक कुछ भी। ओके, सो आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते वक्त? मैसेज मेरा ये होगा कि हम सब एज करें, ग्रेसफुली एज करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए, इसमें से कोई बात नहीं है, और अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, लेकिन ट्रेंड्स की तरफ मत भागें। स्पेशली यूएई में हम लोग बहुत ट्रेंड्स की तरफ भागते हैं। 2 साल पहले टेक्सास फिलर जॉ लाइन का ट्रेंड था, लोगों ने पागलों की तरह फिलर्स कराए, और अब हाँ बिल्कुल एक फेस को यूँ कर देते हैं, और अब वो उसी को डिजोल्व कराने आते हैं कि नहीं अब अच्छे नहीं लगते हैं। तो ट्रेंड्स की तरफ मत भागें, डू व्हाट यू नीड, व्हाट योर फेस नीड, एंड चूज़ योर इंजेक्टर वेरी वाइजली। इसमें आपको ये भी चूज़ करना है कि कौन सा क्लिनिक अच्छा है, कौन से डॉक्टर्स अच्छे हैं, कहाँ पे जाना चाहिए, और ऑब्वियसली आप एक दफ़ा जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन हाँ, दुबई में देयर आर सो मेनी क्लिनिक्स जो बहुत चीप भी काम करते हैं और उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सोच के जाएं, रिव्यूज़ देख के जाएं, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो सर्विस प्रोवाइडर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, हम बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को लैग करते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की, तो एशियन साइड की मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे आपका कोई डॉक्टर आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो आप उसको किस तरह से मतलब सेटिस्फाई करके भेजती हैं कि अब दोबारा आए या फिर रेफ़र करे? ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसल्टेशन कैसी है, आप उनके साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं, ये इस चीज़ पे बहुत मैटर करती है। अब अगर आप बहुत ही सख्त होते हैं, भाई आए उनके पास जाओगे, हाँ जी क्या हुआ, ये हुआ, चलिए दवाई निकल जाए, चले। नहीं, वो पाकिस्तानी के डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे हम ऐसे काम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ ऐसे काम करेंगे तो नेक्स्ट डे हम पाकिस्तान में बैठे होंगे। ये बहुत डिफरेंस है यहाँ पे काम करने का। यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस काम करते हैं। और दूसरी ये चीज़ होती है कि आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपकी कंसल्टेशन बहुत मैटर कर रही है कि आप उसको कैसे अप्रोच करें। अगर अब आप मुझे देखें, मैं जिस क्लिनिक काम करनी, मेरे 99.9% पेशेंट अरब्स हैं, बट आई एम डीलिंग विद देम अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग वापस आ रहे हैं, जो लोग पुराने पेशेंट्स हैं, अपनी फ्रेंड्स को, सिस्टर्स को लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर सेटिस्फाइड विद माई वर्क। प्लस उसके अलावा ये है कि मतलब मैं उनके साथ एक अच्छी डीलिंग कर रही हूँ। आपकी मेरी अम्मा हमेशा मुझे एक बात कहती थी, बेटा डॉक्टर का इखलाक अच्छा होना, आधी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। बेशक मैं बीमारियां ट्रीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरा इखलाक अच्छा होना चाहिए कि मैं उनको कन्विंस कर सकूँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी पेशेंट से कभी रूडली बात की होगी। तो अगर आपका इखलाक अच्छा है, आप किसी से अच्छे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेशेंट्स आपके पास ज़रूर वापस आएंगे, आते भी होंगे आपके पास, रेफर करते होंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जितना आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा, आपको ऑब्वियसली आपकी क्लिनिक को ही फ़ायदा है, क्लिनिक को भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है कि चलो मेरा एक क्लाइंटल बन रहा है। फिर यहाँ पे ये ऐसे कि अगर आपके पेशेंट्स आपके साथ लोयल हैं तो दे विल कम एनीवेयर यू गो। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो आप क्लाइंटल बना रहे हैं ऐसा क्लाइंटल होना चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं आपके पेशेंट्स वहाँ आपके साथ जाएँ। अगर आप इस क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक गए तो आपके साथ हों। अगर ये नहीं जा रहे तो इसका मतलब कि आप में कुछ मसला है, या वो सिर्फ ऑफर्स के लिए आ रहे हैं, आपके लिए नहीं आ रहे हैं। तो क्लिनिक टू क्लिनिक ट्रीटमेंट वेरी करता है या फिर मेडिसिन सेम ही होती हैं? मेडिसिन सेम होती है, प्राइसेस डिफरेंट है। अच्छा, क्योंकि शारजा में मैंने आपको बताया प्राइसेस डिफरेंट है, दुबई में डिफरेंट है। और दुबई में भी अगर आप करामा से करा रहे हैं तो प्राइस डिफरेंट है, ट्रीटमेंट वही है। अगर आप जुमेरा से करा रहे हैं तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है। हम लोग PRP अगर 400 का चार्ज कर रहे हैं एक सेशन का, करामा में वो 600 होगा। दुबई में जुमेरा चले जाएँ वो 800 या 1000 का है। ट्यूब्स वही हैं, ट्रीटमेंट वही है, सारा कुछ वही है। बट क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एम्बियंस, अपॉन द क्लिनिक, लोकेशन। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में अगर हमने ब्रेड खानी है तो हम किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई पॉश एरिया में जाएंगे तो आपको महंगी मिलेगी ना। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। चलिए ठीक है डॉक्टर रबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और
आपका क्लिनिक का नाम क्या है? मैं अभी करंटली अरब डॉक्टर स्पेशलिस्ट सेंटर में काम कर रही हूँ, शारजा अल खान में। ओके। तो अगर बल्कि किसी को कोई मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल है, कोई भी आ सकता है। और इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं लोगों को हेल्प करूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके लोगों को हेल्प करूँ कि वो कॉन्फिडेंटली बाहर जा सकें, मतलब मेकअप फ्री। दिस इज़ माई टारगेट। मेरा अपना भी टारगेट ये था कि मैं ऐसे अपनी स्किन कर लूँ कि मैं बहुत मेकअप ना लगाना पड़े। लोग अपने स्कार्स और ये चीज़ें छुपाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हों कि आप जब बाहर जाएं तो आप कहें ठीक है मैंने मेकअप नहीं लगाया, इट्स फाइन, आई कैन गो, बिकॉज आई ट्रस्ट माई स्किन। ओके। आप एजुकेट भी करती हैं आई थिंक इंस्टाग्राम पे इसके हाँ, मैं काफ़ी मेरी पोस्ट होती हैं जिसके अंदर सार्केज़म भी होता है बाय द वे, और काफ़ी स्टोरीज़ यानी मेरी पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर मैं एजुकेट भी कर रही हूँ कि कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स एंड लाइक ड्रॉबैक्स या जो भी है सारा कुछ, तो वो भी साथ साथ होता रहता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, सो किसी को भी फ्री कंसल्टेंसी चाहिए तो एवरीवन इज़ वेलकम, कॉन्टैक्ट यू। Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Bye-bye.